Assalamu alaikum everyone. Here's your taxation tutor, Ms. Sahar, and today we are going to study corporation tax. Okay, ये exam का one of those areas, like this is one of those areas which students find challenging and difficult, but as per like my perspective, this is not that much challenging. ठीक है. अच्छा, इसमें कुछ एरियाज चैलेंजिंग होते हैं, कुछ एरियाज बहुत इजी हैं, इजी टू गेन मार्क्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे कैश मार्क्स भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं. अच्छा, कॉर्पोरेशन टैक्स कभी भी आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट कभी ये समझता है कि मैं जो हूँ वो डायरेक्ट कॉर्पोरेशन टैक्स से स्टार्ट करूँगा सिलेबस, या पहले उसने और एरियाज़ पढ़े हुए हैं फिर वो कहता है पहले मैं कॉर्पोरेशन टैक्स प्रिपेयर करता हूँ, आप नहीं कर सकते. ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको पहले टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, सो देन यू कैन ईजीली स्टडी द कैपिटल अलाउंसेस फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स पर्पस. अगर आपने चार्जेबल गेन्स पहले पढ़ा हुआ है CGT, तो फिर आप इसके चार्जेबल गेन्स को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इसमें कुछ चीज़ें लिंक्ड अप हैं. तो जब टॉपिक्स लिंक्ड अप होते हैं उस पर डोमिनो इफेक्ट होता है. मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी इस तरह के जिसमें अगर आपने पार्ट ए गलत कैलकुलेट किया है ना, तो आपका पार्ट बी सी भी ऑटो मतलब इट विल ऑल्सो बी रॉन्ग. तो एग्जामिनर ने इस तरह के पिटफॉल्स डिज़ाइन किए हुए होते हैं, और अगर आपका पार्ट ए ठीक है तो फिर पार्ट बी और पार्ट सी भी ठीक होगा. तो कुछ क्वेश्चन टैक्स में डोमिनो इफेक्ट पे चलते हैं. ठीक है, अब कॉर्पोरेशन टैक्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो एज इन एवरी टॉपिक ऑफ लाइक टैक्सेशन, आपके पास परफॉर्मा की जो क्रोनोलॉजी है वो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए. ठीक है, सो अब इसमें भी हम देखते हैं सबसे पहले तो डायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स है क्या. ठीक है, सो जैसे इंडिविजुअल्स अपनी सैलरी पे या अपनी इनकम पे इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं HMRC को, तो जस्ट लाइक दैट कॉर्पोरेशन टैक्स में क्या होता है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स पे कर रही होती हैं, और S6 में फ्लैट रेट है 19%, 5 साल से चलती आ रही है, तो वो यही है. ठीक है, सो अब प्रॉफिट्स का वर्ड तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे कि कंपनीज अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देती हैं, पर कौन से प्रॉफिट्स. ठीक है, अगर आप FR पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं भी अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनती है उसमें प्रॉफिट आता है, बट यहाँ पे उस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही. टैक्स के लिए हम टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स निकालते हैं और वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं. आफ्टर दैट यू कैन हैव योर कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, सो अब ये देखें अगर सबसे पहले कि चार्ज टू द सिटी, सो चार्जेबल कंपनीज, यानी कि वही वाली बात है जैसे हम पढ़ते हैं ना कि चार्जेबल डिस्पोजल और चार्जेबल एसेट, तो ये वर्ड तो कोई नया नहीं है. ठीक है, तो चार्जेबल कंपनीज यानी कि हर वो कंपनी जो लायबल है कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए. इसका मतलब है कि द कंपनीज दैट इज़ लाइक रेजिडेंट इन द UK. कुछ कंपनीज होती हैं, अगर आप उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेंगे तो वो UK का है, तो इट मीन्स कि दे आर चार्जेबल कंपनी फॉर CT पर्पस. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो इनकॉर्पोरेटेड तो कहीं और होती हैं, लेकिन उनके हेड क्वार्टर्स या हेड ऑफिस UK में, स्टिल दे आर लायबल टू पे CT. ठीक है, तो आपका UK से जो भी ताल्लुक है, सो ओवर दैट बेसिस उसके मुताबिक आपको देना है. तो फिर हम देखेंगे बेसिस ऑफ असेसमेंट क्या है, मंथ्स में उसके अकाउंट्स बनते हैं. ठीक है, अगर 12 मंथ से कम आपके अकाउंट्स हैं, सो देन इट वुड बी लाइक शॉर्टर पीरियड ऑफ अकाउंट हम उसको बोलेंगे. अगर वो 12 महीने से ज़्यादा है तो डैट इज़ लाइक लॉन्ग, और ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि आपके 12 मंथ्स के अकाउंट्स होंगे. इट्स अप टू द कंपनीज पॉलिसीज़, वो जैसे अपने ईयर एंड अकाउंट्स बनाना चाहते हैं या जैसे उसको एंड करना चाहते हैं, दे कैन डू दैट. ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए इसमें हम आगे चलते हैं, देन आई विल शो यू मोर. सो लाइक आई डिस्कस्ड अकाउंटिंग पीरियड्स. ठीक है, उसके बाद आपके ईयर्स और ये सब चीज़ें, ये सब कंपनी पॉलिसी पे डिपेंडेंट है. नाउ जस्ट सी, कंपनी इज एनी कॉर्पोरेट बॉडी और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. ठीक है, चार्जेबल कंपनीज का वर्ड, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द UK. तो पहली कंडीशन क्या है, आपने उसकी इनकॉर्पोरेशन देखनी है. सेकंड, अगर वहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है लेकिन उसकी सेंट्रल मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल, उसके हेड क्वार्टर्स, उसके हेड ऑफिस UK में, BODs वहाँ पर हैं, मीटिंग्स उधर चल रही हैं, इट मीन्स दैट इट्स अ चार्जेबल कंपनी, आप टैक्स पे कर रहे होंगे. ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर UK रेजिडेंट और लाइक नॉट UK रेजिडेंट. तो उसमें आपने कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि बस इनकॉर्पोरेशन, यू हैव टू लुक एट बोथ फैक्टर्स. सो वन, इनकॉर्पोरेशन,
ठीक है, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड सेकेंड सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये सब चीज़ें किधर हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी, और थोड़ी सी कॉमन सेंस है इसके अंदर भी। व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किस तरीके से हो रहा है, ऑन द अर्लीस्ट ऑफ व्हेन अ कंपनी स्टार्ट्स टू ट्रेड। अब जैसे कोई भी डेट हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग उस डेट पे स्टार्ट की है, तो मेरे पास एक तो ये, लेकिन मुझे ये देखना है कि इन सारे इवेंट्स में से सबसे पहला कौन सा हो रहा है, when the company otherwise becomes liable to tax, ठीक है। अब ये एक दूसरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेडिंग शुरू की और फ़ौरन से आप liable to tax हो जाएंगे, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। Immediately after the previous accounting period finishes, आपका लास्ट पीरियड खत्म हुआ, लेट्स से 31 जनवरी, राइट, तो आपके जो नेक्स्ट डे होगा उसके 1 फेब है। सो इन तीनों में से जो भी डेट जल्दी आ रही होगी हमारे क्वेश्चन में, हम ये अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, कंफर्म कर लेंगे कि दैट इज़ लाइक द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद वो ख़त्म कब होता है, 12 मंथ्स आफ्टर इट्स स्टार्ट, द एंड ऑफ द कंपनीज पीरियड ऑफ अकाउंट, या कंपनी अपना जो है वो ट्रेड ही बंद कर दे, कंपनी ही बंद हो जाए। सो ये सारी चीज़ें सजेशंस के ऊपर फिर बेस करती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल ऑफ द इवेंट्स, और हम सिर्फ ये देखेंगे कि विच वन इज़ द अर्लीस्ट ऑफ, तो वो डेट आप डिसाइड कर लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी दिस क्वेश्चन, जैम लिमिटेड which has been trading for many years prepares accounts for the 12 months to 30th September. So it means that 1st October 2022 उसकी जो स्टार्टिंग है, ठीक है, और 12 महीने के उसने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो यही उसकी एंड डेट है, ठीक है। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, सी कैसे डिसाइड करना है, अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है, व्हेन अ कंपनी स्टार्ट्स टू ट्रेड लायबल टू कॉर्पोरेशन टैक्स, या जब उसका पिछला पीरियड खत्म हुआ है, तो हम पता चला सकते हैं ना उसका पीरियड कब खत्म हुआ होगा। सो उसने आपको एंड डेट बता दी, यहाँ पे 30 सितंबर है, सो मैं 12 महीने पीछे चले जाऊँगी उससे, सिंपल इज दैट। क्लिप पीएलसी, अब इसकी इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अप्रैल, 1 जून को उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की है एंड प्रिपेयर्स इट्स फर्स्ट सेट ऑफ अकाउंट्स। सो क्या इनकॉर्पोरेशन की डेट मेरे लिए मैटर करती है, नहीं करती है। तो फॉर मी 1 जून 2023 मैटर करती है, और उसके बाद उसने अपने फर्स्ट सेट ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए थी 31 अगस्त। सो आप यहाँ से 12 महीने, अच्छा उसके बाद अब एंड डेट देखते हैं, 12 मंथ्स आफ्टर इट स्टार्ट, तो उसके बाद जो 12 महीने बनते हैं वो कोई और डेट बनेगी। एंड ऑफ द कंपनीज पीरियड ऑफ अकाउंट, कंपनी एंटरिंग दिस कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी इज वाइंडिंग अप इन दिस एंड दैट, तो आई एम हैविंग इट लाइक माई डेट ओवर हियर, ठीक है। Learn Limited, which has been trading for many years, preparing accounts to 31st December to 1st January. अब ये देखिए कि 11 months पे अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट। मेकर PLC 31st July every year, and this is like they're making it up for 16 months. अच्छा, जब भी क्वेश्चन में 16 months गिवन होंगे ना, आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ करनी है, 12 months and then remaining। अब 16 months है ना, इसका मतलब है 12 months and then 4 months। तो इसकी भी खैर कैलकुलेशंस होती हैं, बेसिस ऑफ असेसमेंट है, जब भी हम आगे करते हैं, लेकिन पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना आपका अकाउंटिंग पीरियड एक्चुअली है क्या, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीने वाली चीज़ ही आए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे परफॉर्मा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट ट्रेडिंग इनकम, ठीक है, कंपनीज की ट्रेडिंग इनकम, ठीक है। उसके बाद नाउ हम एडजस्टमेंट्स करेंगे और हम निकालेंगे अपने TTPs, ठीक है। सो कैपिटल अलाउंसेस सिमिलर लाइक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर एज एन इंडिविजुअल्स जब आपने इनकम टैक्स पढ़ा या वहाँ पे आपने ट्रेडिंग इनकम का टॉपिक पढ़ा है और योर एरिया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, मेरी एडवाइस ये है आप CT के ऊपर जंप इन मत कीजिएगा। इसको पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपके दोनों टॉपिक्स वीक रहेंगे। सो पहले आपने उधर से कैपिटल अलाउंसेस के रूल्स को करना है, मेन पूल में क्या आता है, स्पेशल रेट पूल में क्या आता है, उसके बाद आप कंपनीज को फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसकी कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड लोन रिलेशन, अच्छा ये सब चीज़ें होती क्या है, मैं भी इसको भी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। प्रॉपर्टी इनकम सिमिलर जैसे हम इंडिविजुअल्स में निकालते थे, ठीक है, नॉन सेविंग्स इनकम में काउंट होती थी, तो यहाँ पे क्या हो रही है, TTP तक आते हुए आपको उसकी इनकम को कंसीडर करना है। मिसलेनियस इनकम कुछ और है, नेट चार्जेबल गेन्स। इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि वहाँ पे ना कैपिटल गेन्स टैक्स इनकम टैक्स में नहीं आता, वो दोनों टैक्सेस अलग हैं, ठीक है ना, उनके बैंड्स अलग हैं, उनके रेट्स अलग हैं, और खैर उनकी भी कनेक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि बेसिक रेट में कितनी जगह अवेलेबल है, बट
वो दोनों टैक्सेस बिल्कुल सेपरेटली टैक्स होते हैं। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनीज में आप चार्जेबल गेन टैक्स अलग से नहीं करते, वो इसी का पार्ट होते हैं, मींस कॉर्पोरेशन टैक्स में आता है। कैसे? क्योंकि जब टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स में नेट चार्जेबल गेन्स ऐड हो गए, ठीक है, तो डेफिनेटली वो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे। देन वी हैव QCDs, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम ऐड हो रही है वो हो रही है नॉन ट्रेड लोन रिलेशनशिप, यानी कंपनी ने कोई ऐसा लोन लिया है जिससे वो अपने बिजनेस का काम नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, ठीक है। तो अगर ट्रेड कोई ऐसा लोन है जो आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया तो ये उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है नॉन ट्रेड, ठीक है। और मैं भी आगे उसको एक माइंड मैप के साथ डिस्कस भी करूँगी ताकि याद रहे, बट मेजर चीज़ आपने जो याद रखनी है वो पर्पस है, ठीक है। लोन लिया है बट क्यों लिया है? डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज आर एग्जेम्प्ट, ठीक है, वेरी स्ट्रेट। अगर कोई स्टूडेंट इसको डालेगा इनकम समझ के, गलत कर देगा। डिविडेंड्स पेड आर नॉट डिडक्टेबल, तो फिर आपने उसको माइनस नहीं करना है, ठीक है। ऑल फिगर्स आर इंक्लूडेड ग्रॉस। कंपनीज पे CT ऑन चार्जेबल गेन्स, ये बात मैंने अभी आपको बता दी है। ऑल डोनेशंस आर पेड ग्रॉस बाय कंपनीज। इंडिविजुअल्स में क्या होता है, वो आपको नेट दिया होता है, फिर आपसे कैलकुलेट करवाता है ग्रॉस में। पेटेंट रॉयल्टीज रिसीव्ड विच डू नॉट रिलेट टू द ट्रेड आर टैक्स्ड एज मिसलेनियस इनकम, ठीक है। जब भी हमने ऊपर हेड देखा तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो दिस इज लाइक ऑन एन एक्रूअल्स बेसिस। और प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर वाली बात भी याद रख लीजिएगा, 7 साल वाली है ये। अगर आपका बिजनेस कंपनी ने अपनी ट्रेड जो है वो, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो रिसर्चेस करती हैं दवाइयों के ऊपर, और ऐसा तो नहीं होता ना कि डे 1 पे उनके पास उनका प्रोडक्ट रेडी होगा। लेट्स से जब कोविड आया था तो क्या हुआ था कि फ़ौरन उसकी वैक्सीन आ गई थी? नो, इट टुक देम मैनी ईयर्स, ठीक है। वो रिसर्चेस की, टेस्टिंग और डेवलपमेंट, इस सारी चीज़ों में कॉस्ट भी लगती है और टाइम भी लगता है, बट देयर इज़ नो रेवेन्यू, ठीक है ना, अनटिल और अनलेस वो उनका क्राइटेरिया पूरा पास हो जाए। सो होता क्या है, वो जितना खर्चा हो रहा होता है उस एक प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम कहते हैं प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, और वो 7 साल तक अलाउड है कि आप उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर डेफिनेटली व्हेन एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड तो योर प्रॉफिट्स गेट डिक्रीज्ड, इसका मतलब है कि वो फिर कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है कि आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट की तरफ। ये मेजर परफॉर्मर, जैसे ट्रेडिंग इनकम ऊपर तो लिख दिया ना ट्रेडिंग इनकम, बट वो कैसे कैलकुलेट हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, दिस इज सिमिलर वन लाइक द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। एड एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो उस पर डेप्रिसिएशन पे देयर इज लाइक नो कैश बेसिकली गेटिंग आउट गोइंग ऑफ द कंपनी ना, ऐसे ही होता है। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं तो हम उसको ऐड बैक करा रहे होते हैं, सही है। तो टैक्स पर्पस इसके लिए भी वही रूल है। तो वो सारा एक्सपेंस जो अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस हुआ है लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ कहती हैं नहीं करें, तो आप उसको वापस ऐड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम नॉट टैक्सेबल एज ट्रेडिंग इनकम सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सपेंडिचर नॉट चार्ज इन दी अकाउंट्स, लेकिन वो टैक्स के लिए अलाउड एक्सपेंस है तो आप उसको फिर माइनस कर देंगे। तो ये आपने एडजस्टमेंट्स करनी है टैक्स पर्पसेस के लिए। देन यू विल हैव योर प्रॉफिट या टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हम जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है, जैसे कैपिटल अलाउंसेस में क्या होता है कि कॉलम बन रहा होता था प्राइवेट यूज़ एडजस्टमेंट का ना, हम उसमें देखते थे कि प्राइवेट यूज़ कितना है, बिजनेस यूज़ कितना है, फिर अलाउंस भी उसको हम उसी के हिसाब से पोर्शन करके दे रहे होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कंपनीज के लिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि इंडिविजुअल्स में जब आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखी हुई है तो फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल अलाउंसेस, देयर इज नेवर एनी रिडक्शन ऑफ अलाउंस, कोई प्राइवेट यूज़ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ये तो हमने उसका कुछ भी नहीं करना। अ कंपनीज अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन नेवर एक्सीड 12 मंथ्स, ठीक है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर पीरियड ऑफ अकाउंट 16 महीने 18 महीने, तो मैंने आपको जो भी बात बताई थी 12 प्लस एंड द रिमेनिंग मंथ्स आप वो करेंगे। इसका मतलब है कि कैपिटल अलाउंसेस भी फिर 2 हिस्सों में आ रहे होंगे, 12 मंथ्स का अलग होगा और बाकी का अलग होगा। और अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट है तो फिर आप सिंपल जितने मंथ्स हैं उतनी अप्रोर्शनमेंट कर लेंगे, ठीक है। बाकी इन्हांस्ड कैपिटल अलाउंसेस पे बात लिखी हुई। अब आ जाते हैं लोन रिलेशनशिप। कोई भी कंपनी अगर लोन ले रही है या दे रही है तो यू वुड हैव टू सी द पर्पस, ठीक है। अब ये देखें, अगर पहला सवाल, सिंपल सवाल आपने करना है, इज इट ट्रेडिंग और इज इट नॉट नॉन ट्रेडिंग। अगर वो कहता है कि हाँ ट्रेडिंग है
मैंने अपने बिजनेस के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए लोन लिया है, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल तो जीरो हो जाएगा, नो इनकम रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि वो आपका बिजनेस पर्पस है ना, आपकी इनकम। देखिए ये चीज़ क्या होती है, जब भी इंटरेस्ट रिसीवेबल है दैट्स लाइक योर सेविंग्स इनकम। ठीक है, मैंने पैसे सेव किए आज और मुझे बैंक डिपॉजिट रखाया, लाइक आई एम गेटिंग इंटरेस्ट ओवर दैट और वट एवर लाइक दैट, तो वो मेरी सेविंग्स इनकम है। ठीक है, लेकिन कंपनीज के केस के अंदर क्या हो रहा है, अगर ट्रेडिंग पर्पस है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जीरो, पेबल आप लेंगे और आपकी जो भी लोन की अमाउंट है या वट एवर योर फाइनेंस कॉस्ट आउट देयर वो आ जाएगी। ठीक है, और अगर ट्रेडिंग पर्पस नहीं है तो इसका मतलब है वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ की है, तो वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी शॉर्ट वर्किंग, लेकिन ये आपको याद रखनी है। अब ये तो अच्छा, कुछ लोग इसे पूछते हैं या कुछ कंपनीज से हम एग्जांपल्स लें कि ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग पे, किसी एग्जांपल पे अगर हम बाइफरकेट करें तो सी कंपनी एक्सपेंड हो रही है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ऑफिस खड़ा कर रहे हैं या प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, सारा ट्रेडिंग है। ठीक है, और नॉट ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया, ये देखिए प्रॉपर्टी आपने परचेज की और किराए पे दे दी, तो ये आपका ट्रेड तो नहीं हुआ ना, दिस इज़ लाइक योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ना क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग है नॉट ट्रेडिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ये लिख के नहीं देगा कि उसने लोन ट्रेड के लिए लिया है नॉन ट्रेड के लिए, बिकॉज उसको वही तो वर्किंग चेक करनी है। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स लूज मत कीजिएगा अपने। ओके, which two of the following would be treated as a non-trade loan relationship expenses? Mortgage interest payable on factory used to manufacture the company's products. अभी देखिए हम हमें पर्पस देखते हैं, मैन्युफैक्चर द कंपनीज प्रोडक्ट्स, तो ये ट्रेड पर्पस के लिए रिलेट कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन अ लोन टू परचेज शेयर्स इन अ ट्रेडिंग सब्सिडरी। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम HMRC ऑन ओवरपेड वैट। ठीक है, सो ये तो खैर उसकी कोई लोन तो नहीं लिया हुआ ना उसने बेसिकली, सो इसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं स्ट्रेट अवे। इंटरेस्ट पेबल ऑन अ लोन टू परचेज अ स्मॉल स्पेक्युलेटिव शेयर होल्डिंग इन अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का वर्ड आ गया और उसने लोन लिया था कोई और शेयर होल्डिंग्स बनाने के लिए, तो दिस इज़ लाइक अ नॉन ट्रेड लोन रिलेशनशिप। अब बाकी रह गए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तो व्हाट वुड यू गाइस थिंक, लाइक कौन सा इसके अंदर जो है वो नॉन ट्रेडिंग है? ठीक है, द सेकेंड वन। ट्रेडिंग सब्सिडरी लिख देने से वो उसका ट्रेड नहीं बन जाएगा। ठीक है, सो उसने शेयर्स खरीदते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट थिंग आउट देयर। प्रॉपर्टी इनकम वेरी सिंपल, जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी लॉसेस प्रॉपर्टी इनकम से रिलीव करा रहे होते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, QCDs लाइक कंपनीज डूइंग चैरिटी, तो वो आप प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे, जैसे हम पर्सनल अलाउंस माइनस कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स में, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास QCDs की फिगर्स होती हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं ज़रा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं लाइक इस तरह का। ट्रेडिंग इनकम गिवन है, ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम गिवन है, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमने देखना है ना कि हमने इसमें से कौन सी इनकम लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट एक्रूड हुआ हुआ है जी 2 सालों का, चार्जेबल गेन्स हमारे पास हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, हमें कुछ करना होता है इसका? नहीं करना होता। QCDs पेड, ठीक है, तो ये हम सब ट्रैक कराएंगे, फाइन। देयर वर कैपिटल लॉसेज ऑफ 8,000 ब्रॉट फॉरवर्ड एट 1 अप्रैल। हाउ मच इंटरेस्ट इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, अच्छा, हमें कौन सी इंटरेस्ट इनकम जो है वो लेनी होती है बेसिकली व्हेन लाइक यू आर नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, so ये anyways this is like bank deposit interest, so you would be taking around 31st March 2024 और ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, 6,000 की फिगर anyways, but this is like my answer from my side, so I would want your answers to be here। और टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स आपके पास कितने हैं, तो वो आप प्लस माइनस करके सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद इसका सोल्यूशन डिस्कस करती हूँ, जब तक प्लीज सॉल्व इट। मैंने आपको टाइम अपोर्शनमेंट की बात बता दी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखते हैं 18 मंथ सेट ऑफ अकाउंट्स है, तो हम क्या करेंगे 12 + 6। सो ट्रेडिंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम उसने आपको 18 महीनों की दे दिया, चार्जेबल गेन। अब हमने ना इसके अकाउंट्स बनाने से, फॉर एग्जांपल
30 सितंबर 2024 पे जाके 18 महीने ख़त्म हो रहे हैं। तो ये शुरू कब हुए होंगे? तो मैं ज़रा 6 महीने पीछे जाऊँगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सो मेरा जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर। ठीक है, और जो मेरा पहला सेट बनेगा 12 महीनों का वो बनेगा 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो 1 अगस्त पे डिस्पोजल है वो इस टाइम पर है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ। When I was like, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ या अपने टाइम पे कर रही होती थी, तो इस तरीके से करके आप नंबरिंग से याद रख सकते हैं। ठीक है, QCD 31 मार्च, तो वो मेरे पास पहले पीरियड पर ही आ रहे हैं। ठीक है, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो मेरे पास सारे महीनों की है, तो वो देखते हैं हमें लेनी भी है नहीं लेनी है। What are the taxable total profits? Now see, ये देखें, यही सेम चीज़ की है उसने भी। ठीक है, ट्रेडिंग इनकम के साथ हम आप क्या करेंगे, उसने आपको टोटल दिए ना 180,000 18 मंथ्स की, तो हम क्या करेंगे, इसको अपोर्शन कर लेंगे। ठीक है, सो फॉर 18 मंथ्स यू विल डू इट लाइक फॉर 12 मंथ्स ईयर, और ये मेरे पास बाकी 6 महीनों की है, टोटल मेरे पास उतना ही आ रहा है 180। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल उसके साथ हम महीनों का खुद ही निकालेंगे। ठीक है, ये हमने किया। चार्जेबल गेन्स लाइक आई टोल्ड यू, जिस पीरियड में फॉल कर रहा है आप उसी में रखेंगे। ठीक है, तो ये 2.5 लाख कहाँ चले जाएंगे, सेकंड में, तो गेन उस पीरियड का आ गया। आफ्टर दैट यू विल हैव योर टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, इजीली बस आपने स्टेप कर करके जो है वो चीज़ कर लेनी है। और QCD जिस मंथ के थे उसके किए, तो यू हैव योर टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, इसी तरह से एग्जामिनर ने आपको दी भी होंगी चीज़ें निकालने के लिए, आपने उसको उसके रेलिवेंट पीरियड ऑफ अकाउंट में जाके रखना है और सेट कर लेना है। ठीक है, अब ये 16 मंथ है। अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें उसने थोड़ी सी कैपिटल अलाउंसेस रिलेटेड बात कर दी है। सो कैपिटल अलाउंसेस के लिए आपने क्या करना है, 12 अलग और 4 मंथ्स अलग, और उसके बाद भी यू कैन डू डैट। ठीक है, तो जब आपके पास टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स आ जाते हैं, तो यू वुड ओनली हैव टू अप्लाई अ फ्लैट रेट ऑन इट एंड यू विल हैव योर CTL। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे बस याद रखिएगा, हम डिविडेंड रिसीव्ड की फिगर होती है ना, उसका करना क्या होता है, ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स निकालने होते हैं। सो उसमें हम इसको ऐड करते हैं। तो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स तक आप पहुँच गए, डिविडेंड रिसीव्ड क्वेश्चन ही दिए होंगे, सिर्फ ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं आपको, तो वहाँ से पता चलता है किसको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, वो खैर ग्रुप पर्पजेस के लिए भी एक बात होती है वहाँ पे। अच्छा, ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो द रेट विल बी 25% आउट है। ठीक है, ये फॉर द रेलिवेंट फिस्कल ईयर भी है। स्मॉल प्रॉफिट्स रेट है जहाँ पे 50,000 से कम है तो फिर आप 19%, और वो नॉर्मली भी 19 है। ठीक है, और अगर वो लिमिट्स के बीच में, सो देन यू नो देयर इज़ अ मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल, तो वो रेट के लिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में दी हुई होंगी। और एक चीज़ जो बहुत ही मैं कहती हूँ टाइम सेविंग होती है, जो स्टूडेंट मार्जिन पे वर्किंग करना सीख लेता है वो लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी टैक्स केसेस आसानी से जो है वो कर लेता है, और उसके बाद जब उसको ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं वो इसको भी इजीली क्रैक कर लेता है। सो इट्स लाइक सी इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, वो कह रहे हैं देयर आर नो डिविडेंड्स, देयर इज अ मार्जिनल रेट ऑफ 26.5% विच अप्लाइज टू एनी टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, जो लिमिट्स में है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखी, उसने रखा डिफरेंस। ठीक है, अब ये देखिए उसने उसके अंदर करने की क्या कोशिश की है कि यहाँ पे उसके पास जो प्रॉफिट्स का डिफरेंस है वो लिया, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली डिफरेंस लिया। ठीक है, और उसके बाद उसने एक परसेंटेज निकाल दी अपनी कि ये मेरा मार्जिनल रेट है। ठीक है, सो इससे उसके ना 1 लाइनर आंसर निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन है, जो कोई MCQ भी इसके ऊपर आ सकता है। ओके, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास 120 के। ठीक है, और ये उसने उसके ऊपर 25% का रेट लगाया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब उसको मार्जिनल रिलीफ निकालनी तो उसको डिफरेंस चाहिए, तो हमारे पास अपर लिमिट अवेलेबल है। ठीक है, रेंज के अंदर ही आ रही है, और उसके बाद ही इज़ जस्ट मेड इट अप लाइक द परसेंटेज अराउंड ईयर, और उसके पास उसकी मार्जिनल रिलीफ जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास स्ट्रेडलिंग पीरियड्स का, जैसे हमारे पास इंडिविजुअल्स में ओवरलैपिंग पीरियड्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो जस्ट लाइक दैट वी हैव इट लाइक फॉर द स्ट्रेडलिंग पीरियड्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ज़रा एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। ओके,
one by one, let's go on the summary as well. UK resident companies pay corporation tax on worldwide profits. They are based on company's accounting period, which can be longer, which can be shorter. A company's UK resident if it is incorporated in the UK, the first statement. Second, even if it's not incorporated in the UK, but उसके headquarters, central management और control वहाँ पर है, so it means के this is like a UK resident. Taxable total profits comprise the company's income and chargeable gains. कोई वहाँ पे CGT की अलग कैलकुलेशन नहीं हो रही होती है, वो कॉर्पोरेशन टैक्स का ही पार्ट है, उसी की लाइबिलिटी में आ रही होती है. It does not include dividends received from other companies, तो इसको एज एन इनकम मत लीजिएगा. डिविडेंड रिसीव्ड आपके टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स में ऐड होते हैं फॉर ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेशंस अराउंड देयर. ठीक है. लोन की जहाँ पे बात है तो यू वुड हैव टू सी वेदर दिस इज ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, और फिर उसके हिसाब से आपने इंटरेस्ट इनकम लेनी है. जहाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट की बात है आपने उसको स्प्लिट कर देना है 12 मंथ्स प्लस रिमेनिंग मंथ्स के ऊपर. ठीक है. एंड लाइक वाइज यू वुड हैव टू टेक द सीटी लाइबिलिटी, और वो 19% एक फिक्स चार्ज, एक फ्लैट रेट है जिसको मैं कहती हूँ, तो वहाँ पर है. ठीक है. और अगर प्रो रेट पे बात है तो फिर अपर एंड लोअर लिमिट का आपने डिफरेंस लेके मार्जिन पे ही उसकी वर्किंग कर देनी है. ओके. ये तो खैर एक ग्रुप पर्पजेस के लिए चीज़ है एसोसिएटेड कंपनीज की, विच आई विल बी टेलिंग यू व्हेन वी विल बी डूइंग द ग्रुप अकाउंट्स. ठीक है. दैट क्वेश्चन विच यू वर रेफरिंग टू द 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2023 तक. ठीक है. दैट इज वेरी सिंपल 12 मंथ्स की उसके अकाउंटिंग पीरियड है. देन ट्रेडिंग जब स्टार्ट की है 1 जून, बिकॉज हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन की डेट रेलिवेंट नहीं होती है, और कब ख़त्म हो रहा है 31 अगस्त, तो ये उसके 13 महीने के अकाउंट्स हैं. ठीक है. 1 जनवरी 2023 आफ्टर द पीरियड, दिसंबर में उसका पीरियड ख़त्म हुआ है, 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ है, सो 30 नवंबर जब तक भी वो चल रहा है, लाइक शॉर्टर पीरियड ऑफ अकाउंट है. देन द फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये 12 किसकी चीज़ आ गई, 1 अगस्त. ठीक है. इमीडिएटली आफ्टर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड फिनिशेज, जो कि जुलाई में ख़त्म हो रहा है, तो 31 जुलाई. देखिए 12 मंथ्स, वेरी सिंपल. देन सेकेंड वन विड बी फ्रॉम 1 अगस्त टिल 30 नवंबर. सो जस्ट लाइक आई टोल्ड, उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग. ठीक है. इंटरेस्ट पेबल ऑन अ लोन टू परचेज शेयर्स इन ट्रेडिंग सब्सिडरी, को स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये तो ट्रेडिंग है इसलिए ये नॉन ट्रेड नहीं है, जबकि गलत बात है. ठीक है. आपने देखना है वो कर क्या रही है, वो शेयर्स खरीद रही है, वो ट्रेडिंग में खरीदे, नॉन ट्रेडिंग में खरीदे, वो हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग है, और ये तो है ही इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए. ओके. सो 5000 लाइक आई टोल्ड, 4000 आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड है. ठीक है. क्लोजिंग जो है आपकी जो गिवन थी फॉर दैट ईयर, एंड देन यू वुड बी सब्ट्रैक्टिंग द प्रीवियस वन, सो 5000. उसने आपको यहाँ पे सारे बता दिए हैं स्टूडेंट्स पॉसिबल क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं. यू हैव योर ट्रेडिंग इनकम, यू हैव योर इंटरेस्ट इनकम. अब देखिए ना, जिसने इंटरेस्ट इनकम ही गलत निकाला पार्टी, जो मैं डोमिनेंट इफेक्ट की बात करी थी शुरू में, तो आपका ये आंसर भी गलत हो जाएगा. देन योर नेट चार्जेबल गेन्स, बिकॉज आपने लॉस उसमें से रिलीव करवाना है, सो 291,000. आफ्टर दैट एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स 12 एंड 4 मंथ्स पे आप करेंगे, तो आपके जो भी टोटल प्रॉफिट्स हैं उसको अपोर्शन कर लें. कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग में आपको नीचे दिखाती हूँ, अगर समझ नहीं आती तो वो भी समझा देते हैं. ठीक है. लाइकवाइज तो बहुत सिंपल है. कैपिटल अलाउंसेस के लिए यू वुड बी हैविंग योर मेन पूल वैल्यू. ठीक है. उसके बाद यू वुड टेक योर अलाउंस ऑफ 18%, वो आपके अलाउंसेस आ जाते हैं. ठीक है. मज़ीद आपने जो भी एडिशंस की हैं वो AIA में फॉल आउट करेंगी फॉर द 4 मंथ्स, जो कि उसका स्प्लिटिंग रूल के तहत ही आते हैं. देन यू वुड हैव योर अलाउंसेस. ठीक है. ये फिगर आपने एज अ वर्किंग फिगर जाके पुट इन करनी है, और यही चीज़ें एक्सेल के ऊपर आप CRQ में कर रहे होंगे. ठीक है. सो सी ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स आप देखेंगे, लिमिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो आपकी अब ये क्या हो रहा है, लिमिट से क्रॉस कर रहा है, तो देन यू वुड गो फॉर 25% ओवर योर टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स. तो फिर आप 19% पे नहीं जाएंगे. ठीक है. तो ये चीज़ वो डिसाइड कर रही होती है. उसके बाद आपकी मार्जिनल रिलीफ है, सही है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे. तो वो भी चीज़ें सारी की सारी इधर आ रही है, कितनी एसोसिएटेड कंपनीज और क्या चीज़ है. ठीक है. Then there are some more questions which I would like you people to do, and then check your answers for that. So we are done for the basics of corporation tax. Moving forward, we will be exploring out other dynamics as well for the corporation tax. Till then, take care. Allah Hafiz.